हेलो दोस्तों, मैं आदित्य सिंह स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। देखिए सबसे पहले अब मिनरल क्या होता है। देखिए मिनरल हमारे आसपास जितने भी वस्तु मौजूद है सब में मिनरल है। जैसे कि मिनरल क्या हो सकता है, जैसे कि एक लाइमस्टोन, पत्थर भी एक प्रकार का मिनरल है। ठीक है ना, पत्थर भी हमारे शरीर के अंदर हम जो भोजन खाते हैं उसमें भी मिनरल है। हमारे शरीर में कैल्शियम आयरन प्रेजेंट है तो वो भी क्या है, एक प्रकार से वो भी मिनरल है। ठीक है, तो हमारे आसपास मतलब कि हमारे आसपास जितनी वस्तुएं हमारे खुद के शरीर में भी हम खाते जो है खाना उसमें भी मिनरल प्रेजेंट है। तो हमारे लाइफ में मिनरल का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा उपयोग है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाट इज मिनरल। देखिए जियोलॉजिस्ट डिफाइन मिनरल एज ए होमोजेनियस नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस, होमोजेनियस नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस विथ ए डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। देखिए मिनरल्स जियोलॉजिस्ट ने डिफाइन किया मिनरल्स को कि वो एक होमोजीनियस नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस है और उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो वेरीज होता है, मतलब कि अलग अलग प्रकार का होता है। मतलब कि एक ही टाइप का मिनरल नहीं होता है, बहुत अलग अलग प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो मिनरल्स आर फाउंड इन वेरियस फॉर्म varied form in nature, ranging from the hardest to the softest। कुछ मिनरल हार्ड होते हैं, कुछ मिनरल सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के मिनरल पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए हमारा तो टॉपिक शुरू होता है मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल। देखिए मिनरल्स किस प्रकार से पाए जाते हैं, मिनरल्स कहां कहां पाए जाते हैं, मिनरल के स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये आपके एग्जाम का एक आप बोल सकते हो कि VVI क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें 4-5 पॉइंट पढ़ने आपको, मैं आपको बताता हूं, आप उसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो पहला आपका कि मिनरल्स वेल्स और लोड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं इजीनियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक में। मिनरल्स वेल्स और लोड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं इजीनियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक में। जब क्रैक्स आ जाते हैं वहां पे फॉल्ट हो जाते हैं, तो मिनरल्स अपवार्ड होके मोल्टन फॉर्म में या फिर गैसियस फॉर्म में ऊपर आ जाते हैं। जैसे कि क्या, जिंक जो है वो किसमें, वेल्स और लोड्स के फॉर्म में पाया जाता है। जैसे कि लीड पीबी, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा लीड पीबी, ये सब जो क्या है किस फॉर्म में पाया जाता है, वेल्स और लोड्स के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा आपका कि मिनरल्स बेड्स और लेयर्स के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। मिनरल्स बेड्स और लेयर्स के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक में मिनरल्स बेड्स और लेयर्स के फॉर्म में पाया जाता है। जब बड़े मात्रा में हॉरिजॉन्टल एरिया में सेडिमेंट्री रॉक में दरार पड़ता है हॉरिजॉन्टली तो उसको बोलते हैं क्या, बेड्स और लेयर्स के फॉर्म में मिनरल्स पाए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल है आपका कोल को रैट होल माइनिंग करके निकाला जाता है, रैट होल माइनिंग करके कोल को निकाला जाता है। ठीक है, तो दूसरा था आपका कि सेडिमेंट्री रॉक में जब हॉरिजॉन्टल एरिया में दरार पड़ते हैं, जब क्रैक्स आते हैं तो उसमें से रैट होल माइनिंग करके कोल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। ठीक है, चलिए तीसरा आपका वेदर्ड मास ऑफ रेसिडुअल मटेरियल। वेदर्ड मास ऑफ रेसिडुअल मटेरियल कहने का मतलब है कि जैसे कि जब बारिश होती है तो क्या होता है कि ऊपर की मिट्टी जो दह जाती है, जब बारिश होती है तो ऊपर की मिट्टी दह जाती है वेदरिंग मटेरियल के कारण, और वहां पे जो मटेरियल बचता है जैसे कि बॉक्साइट जो है इसी फॉर्म में पाया जाता है। बारिश होती है तो मिट्टी दह जाती है और वहां पे मिनरल बच जाता है। जैसे कि क्या एग्जांपल में बॉक्साइट क्या वेदर्ड मास ऑफ रेसिडुअल मटेरियल के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तीसरा था आपका। चलिए देखिए चौथा जो आपका वो है मिनरल्स आपको एलुवियल डिपॉजिट्स के फॉर्म में ही मिलते हैं। मिनरल्स आपको एलुवियल डिपॉजिट्स के फॉर्म में ही मिलते हैं। जैसे कि एलुवियल डिपॉजिट्स कहने का मतलब कि क्या, जैसे कि देखिए जब बारिश होने के कारण माउंटेन पर से जब पानी आता है तो अपने साथ क्या करता है, पत्थर को भी काट के आता है, पत्थर का ऊपर का लेयर घिस जाता है। ठीक है, और जो मिट्टी होता है वो भी बहा करके नीचे ले आता है। ठीक है, पानी में इतना ताकत होता है। ठीक है, तो जब पहाड़ पर से जब बारिश हुआ तो इनके साथ जो मिनरल्स है वो भी नीचे की तरफ आ गया। हिली एरियाज में जब बारिश हुआ, माउंटेन एरियाज में, तो मिनरल्स क्या हुआ, बारिश के पानी के साथ साथ नीचे आ गया और या फिर पहाड़ का पानी जो होता है उसके सहारे नीचे आ गया और एक तरफ आके जमा हो गया, एक जगह पे एक पॉइंट पे जमा हो गया। कुछ कहते हैं
कि मिनरल जो है वो एलोबियल डिपॉजिट्स के फॉर्म में मिलते हैं, जैसे कि गोल्ड जो है आपका इसी फॉर्म में पाया जाता है, गोल्ड आपका एलोबियल डिपॉजिट्स के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, चलिए पांचवा आपका कि मिनरल्स जो है वो ओशियन वाटर में भी पाए जाते हैं, जैसे कि समुद्र के अंदर भी पाया, जैसे कि हमारा जो सॉल्ट है वो कहाँ, वो भी एक प्रकार का मिनरल है जो कि कहाँ पाया जाता है, ओशियन वाटर में, समुद्र में। ठीक है, तो यही है आपका मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, मिनरल्स की डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमारा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला जो एरिया है उसमें भी मिनरल्स पाए जाते हैं, और राजस्थान में भी मिनरल्स पाए जाते हैं, नॉन फेरस मिनरल्स जो है राजस्थान में पाए जाते हैं, और नॉर्दर्न प्लेन में मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो मिनरल्स को जो निकालने का प्रोसेस होता है उसको हम लोग कहते हैं माइनिंग। मिनरल्स को जो निकालने का प्रोसेस होता है उसको हम लोग कहते हैं माइनिंग। माइनिंग क्या कहते हैं, माइनिंग। माइनिंग इसको आप याद रखिएगा, जहां कहीं माइनिंग होता है वहां से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मिनरल्स को निकाला जाता है। ठीक है, अब वो चलते हैं, अगला हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स क्या होता है, देखिए क्लासिफिकेशन के आधार पर मिनरल्स को दो पार्ट में बांटा गया, जैसे कि पहला मेटेलिक मिनरल, दूसरा नॉन मेटेलिक मिनरल। मेटेलिक मिनरल जैसे कि आयरन ओर, मिनरल जो होते हैं वो जनरली ओर के फॉर्म में पाए, जब हम माइनिंग करके मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करके मिनरल्स को निकालते हैं तो हमारा ओर के फॉर्म में होता है। ओर के फॉर्म में, ओर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि मिनरल्स पाए जाते हैं। ओर को निकालने के बाद, ओर को एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम उसको ओर को पहले साफ करते हैं। ओर को पहले क्या करते हैं, पहले उसको क्लीन करते हैं। ओर को मान लो कि आपके पास गेहूं है, आपका गेहूं कटा है खेत में से, तो क्या करोगे कि पहले उसको आप घर लाओगे, पहले उसमें क्या होता है, डोली होता है, पहले भूसा को अलग कर दिया जाता है, गेहूं को अलग कर दिया, फिर घर आके क्या होता है, उसको गेहूं को साफ किया जाता है, फिर सुखाया जाता है, फिर फटका जाता है, फिर उसके बाद पिसाने के बाद फिर आटा बनता है, तब उसको हम रोटी बना के खाते हैं। ठीक है, तो यही प्रोसेस, यही कुछ ऐसा ही प्रोसेस है मिनरल्स का भी। मिनरल्स जनरली ओर के फॉर्म में पाए जाते हैं, जब मिनरल्स मिलते हैं तो वो किसके फॉर्म में होते हैं, ओर के फॉर्म में। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि मिनरल्स ओर के फॉर्म में पाए जाते हैं, मिनरल्स ओर के फॉर्म में पाए जाते हैं, और मिनरल्स को ओर के फॉर्म में पाने के बाद फैक्ट्री में भेज करके उसको साफ किया जाता है, और फिर दूसरा प्रोसेस है जिसको कि हम लोग कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल मतलब कि ओर से मिनरल को, ओर को साफ करना, ओर को साफ करना, और मिनरल को और फिर ओर को, उस दोनों जो ओर के फॉर्म पाया तो मिनरल को अलग कर लेंगे अच्छे वाले सब्सटेंस को, जैसे कि गेहूं अलग कर देंगे, उसका भूसा अलग कर देंगे। वैसे ही सिमिलरली कि हम लोग क्या करेंगे, मिनरल को जो होगा वो अलग कर देंगे और ओर को अलग कर लेंगे, उसको कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल। क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल। जैसे कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा चैप्टर 3 में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल, कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल। ठीक है, एक्सट्रैक्शन मतलब कि ओर को पहले साफ करना, कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल मतलब कि ओर में से मिनरल को अलग करना, ओर को अलग करना। ठीक है, और उसके बाद फिर मिनरल की सफाई, फिर मिनरल की भी सफाई। मिनरल को हम अलग करते हैं जब ओर में, तो भी हमारा कुछ डर्टी पार्टिकल्स उसमें बच जाता है, तो इसी के लिए हम फिर ओर की मिनरल को भी साफ करते हैं। किसको साफ करते हैं, मिनरल को भी साफ करते हैं। ठीक है, तो आयरन ओर के फॉर्म में क्या पाया जाता है, मिनरल्स मेटेलिक एरियाज में, जैसे कि जो टन आवाज कर रहे हैं, जैसे कि आयरन क्या होता है, उसको हम बजाएंगे तो आवाज करेगा ना। ठीक है, जैसे कि चदरा का गेट, लोहा का गेट, उसको बजाते हैं तो आवाज करता है कि नहीं, उसी को कहते हैं मेटेलिक मिनरल। ठीक है, चलिए मेटेलिक मिनरल दो प्रकार के होते हैं, जिसमें कि मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। मैग्नेटाइट 70% आयरन होता है, मैग्नेटाइट में 70% आयरन पाया जाता है, 70% ऑफ आयरन पाया जाता है, और हेमेटाइट में 40 to 50% ऑफ आयरन पाया जाता है। हेमेटाइट में 40 to 50% ऑफ आयरन कंटेंट होता है, और मैग्नेटाइट में 70% आयरन कंटेंट होता है। वही हम बात करेंगे नॉन मेटेलिक मिनरल्स की, तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स में क्या है, जैसे कि मिक्का और लाइमस्टोन। मिक्का और लाइमस्टोन जो है वो एक नॉन मेटेलिक मिनरल्स है। लाइमस्टोन करने का मतलब कि पत्थर, और मिक्का के फॉर्म में मिनरल्स पाए जाते हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल को हम कहते हैं। चलिए करें कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर की, तो पहला देखो कि ओडिशा और झारखंड वाला जो बेल्ट है, ओडिशा और झारखंड वाले बेल्ट में कि पैराडीप पोर्ट है, वहां पे पैराडीप पोर्ट है वहां पे पास में, और वहीं से आयरन ओर एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, फिर दूसरा बेल्ट देखो, क्या देखोगे आप तो मिलेगा कि दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट जो है आपका, वहां पर जो बेलाविला रेंज है वहां से पास में पोर्ट है विशाखापट्टनम पोर्ट, वहां से आयरन ओर को एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तीसरा आपका मंगलेरू चित्रदुर्गा बेल्ट, जो कि कर्नाटका रीजन के पास पड़ता है, और वहां पे कुद्रेमुख का जो आयरन ओर है वो एक्सपोर्ट किया जाता है मंगलुरु पोर्ट से। ठीक है, जो कि यहाँ पे पास में पोर्ट पड़ता है मंगलुरु पोर्ट। ठीक है,
चौथा और आखिरी बेल्ट जो है आपका वो है आपका गोवा और महाराष्ट्र बेल्ट, जो कि रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में एक्सपोर्ट किया था। वहां का पास का पोर्ट है मारमागांव जो कि पास का पोर्ट है, वहां से एक्सपोर्ट किया जाता है किसको, आयरन ओर को। ठीक है, इनके अलावा भी अगर हम बात करें तो हमारे जो मिनरल्स है वो है मैग्नीज जो है वो पेंट्स बनाने में काम आता है, इंसेक्टिसाइड बनाने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए हम जो है वो मैग्नीज का इस्तेमाल करते हैं। अब है हमारा जो था वो नॉन मेटालिक में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिक्का और लाइमस्टोन, इसमें भी अगर हम देखें तो जैसे कि कॉपर, बॉक्साइट। कॉपर देखिए जैसे कि हमारे कंट्री में प्रोड्यूस होता है कॉपर। ठीक है, कॉपर का बहुत डिमांड है क्योंकि इलेक्ट्रिकल वायर में इसका यूज करते हैं और कॉपर बहुत महंगा भी बिकता है। जनरली हम कॉपर वायर का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि बॉक्साइट देखें तो बॉक्साइट से निकलता है एल्यूमिनिया से बनता है एल्यूमिनियम में वो क्वालिटी है जो कि स्टील में होनी चाहिए, मतलब कि और उससे ज्यादा एक्सट्रीम लाइटनेस भी है एल्यूमिनियम में। तो क्या हुआ कि एल्यूमिनियम जो है वो उसमें तो रस्टिंग भी नहीं होता है, तो इसीलिए एल्यूमिनियम का भी डिमांड है। ठीक है, और जैसे कि हम देखें मिक्का हमारे इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में भी यूज किए जाते हैं। चलिए अब हम देखते ये तो इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं हजार्ड्स ऑफ माइनिंग, जो कि हमारा अगला हजार्ड्स ऑफ माइनिंग क्या होता है कि मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के दौरान, निकालने के दौरान जो मजदूर होते हैं वहां पे उनको गैस रिलीज होने की वजह से वहां पे, मतलब कि जब माइनिंग होता है तो वहां पे गैस रिलीज होता है और वहां उस गैस की वजह से वहां पे उनको तबीयत खराब भी हो जाता है, उनको बीमारियां भी होती है। ठीक है, और वहां पे कभी मान लीजिए कि कभी छत ही गिर गया ऊपर का, तो उनसे भी कई मजदूरों की मौत हो जाती है। आपने देखा होगा पिछले साल में कि माइनिंग करते वक्त कई मजदूर मारे गए। ठीक है, तो मारे क्यों जाते, क्योंकि वहां पे और जो हमारा माइनिंग करने के बाद हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी गंदा होता है, हमारा एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक डिस्ट्रक्शन है मिनरल्स को लेकर के। ठीक है, और जो मजदूर है वहां पे हजार्ड्स ऑफ माइनिंग के दौरान वो मर भी जाते हैं कभी कभी। ठीक है, चलिए, और उनको बीमारियां भी हो जाती है। अब हम बात करेंगे लो ग्रेड मिनरल। देखिए लो ग्रेड मिनरल ये है कि जैसे कि देखिए हम उसको ये जो हमारा डिस्ट्रक्टिव है हजार्ड्स ऑफ माइनिंग, उसको हम मतलब कि जो हमारा डिस्ट्रक्टिव है हजार्ड्स ऑफ माइनिंग, उसको हम अच्छा कैसे बना सकते हैं, थोड़ा इंप्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं। तो हम जो लो ग्रेड मिनरल्स है हमारे पास, हम उनको भी क्या करें, रीयूज करें, उनका भी हम यूज करें। ठीक है, तो लो ग्रेड मिनरल का भी हम जब यूज करेंगे तो उनसे हमें फायदा भी होगा, इन्वायरमेंट को भी, इन्वायरमेंट भी हमारा इको फ्रेंडली रहेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ का मिनरल्स का चैप्टर होता है खत्म। अब हमारा आगे चैप्टर शुरू होता है एनर्जी रिसोर्स। आपने चैप्टर का हेडिंग देखा होगा मिनरल्स एनर्जी रिसोर्स, तो मिनरल्स यहाँ पे खत्म होता है, अब हमारा शुरू होता है एनर्जी रिसोर्स। एनर्जी रिसोर्स कहने का मतलब कि नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स और कन्वेंशनल रिसोर्स। कन्वेंशनल रिसोर्स मतलब कि जैसे कि हमारा कोल होता है, तो कोल क्या है कि कोल जो हमारे मेजरली हम अपने कंट्री में कोल को ज्यादा, हम कोल का ज्यादा यूज कर रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए और किसी काम के लिए भी कोल का यूज करते हैं। जैसे कि कोल का जो टाइप होता है वो 4 टाइप में पाया जाता है, जैसे कि ब्यूट होता है, लिग्नाइट होता है, बिटुमिन होता है और एंथ्रासाइट होता है। ठीक है, तो इसमें से हम अगर बात करें हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल जो होता है वो हमारा होता है एंथ्रासाइट, और इंडस्ट्रियल क्वालिटी ऑफ कोल जो वो हमारा होता है बिटुमिन। क्या होता है, बिटुमिन। इंडस्ट्रियल कोल बिटुमिन और हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल एंथ्रासाइट। ठीक है, उसके अलावा अगर हम एज के हिसाब से कोल को आइडेंटिफाई करें तो हमारा क्या होगा, पहला होता है गोंडवाना कोल और दूसरा होता है टर्सरी कोल। गोंडवाना कोल वो जो कि 200 मिलियन ईयर्स एगो पहले बने थे उनको हम लोग कहते हैं गोंडवाना कोल, और जो कि 50 मिलियन ईयर्स एगो पहले बने थे उनको हम लोग कहते हैं टर्सरी कोल। ठीक है, तो इसीलिए हमें कोल को कंजर्व करके रखना चाहिए, कोल को बचा के रखना चाहिए, क्योंकि हम जिस हिसाब से मिनरल्स का यूज करते जा रहे हैं वो फ्यूचर जनरेशन के लिए नहीं बचेंगे। इसीलिए हमें यह बात ध्यान देना चाहिए कि हम कोल को कंजर्व करके रखें, कोल को बचा के रखें और बाकी सारे मिनरल्स को भी हम बचा के रखें। ठीक है, तो अगला आपका शुरू होता है दूसरा कोल के बाद दूसरा होता है आपका कि पेट्रोलियम जो है वो हमारा लाइट लुब्रिकेंट और हीट के तौर पे यूज किया जाता है। पेट्रोलियम जो कि हम बाइक में भी डालने के लिए यूज करते हैं, बाइक चलता है, कार चलता है पेट्रोलियम से। ठीक है, फिर हमारा तीसरा है हमारा नेचुरल गैस। इसमें कोल नहीं लिखा हुआ था, मैं लिख देता हूँ। ठीक है,
पहला कोल, दूसरा पेट्रोलियम, तीसरा नेचुरल गैस। नेचुरल गैस आपको कोल पेट्रोलियम के बिना भी मिल जाएगा नेचुरल गैस, जैसे कि सीएनजी, ठीक है ना। तो सीएनजी जो गाड़ियां चलती है वो क्या नेचुरल गैस है एक प्रकार से, ठीक है। चलिए फिर हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम दो तरीके से प्रोड्यूस करते हैं। पहला हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। तो हम इलेक्ट्रिसिटी को दो तरीके से प्रोड्यूस करते हैं, पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। विंड टरबाइन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, उसको कहते हैं हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और हम फ्यूल को जला करके, जो कि पेट्रोल को जला करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। क्या कहते हैं? थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। आपका लास्ट टॉपिक अब शुरू होता है जो कि है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहने का मतलब है कि जैसे कि वाटर, विंड, सनलाइट, इन सब, ये सब क्या है हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर हम बात करें जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी, जो एटम्स के हीट से हीट प्रोड्यूस करके जो एनर्जी बनाई जाती है, जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, उसको हम लोग कहते हैं क्या? न्यूक्लियर एनर्जी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे थोरियम और यूरेनियम को हम न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दूसरा आता है आपका सोलर एनर्जी, जैसे कि जहां पे सनलाइट की मदद से सनलाइट को कंजर्व करके उसको इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में ट्रांसफर करके और उससे एनर्जी बनाई जाती है, उसको हम लोग कहते हैं सोलर एनर्जी। क्या कहते हैं? सोलर एनर्जी। जैसे कि राजस्थान वाले एरिया में आप देखोगे तो सोलर पैनल लगा करके, या फिर हमारे बिहार में भी किसी छत पे सोलर पैनल लगा करके हम लाइट जलाते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं सोलर एनर्जी, ठीक है। फिर हमारा होता है विंड एनर्जी। जैसे कि देखो तो आप राजस्थान वाले इलाके में विंड टरबाइंस लगा के, वहां पे रेत है, डिजर्ट एरिया है, तो वहां पे हवा ज्यादा उठता है, हवा ज्यादा चलता है, तो इसी का फायदा उठा करके हम वहां पे विंड एनर्जी लगा करके, या फिर तमिलनाडु वाले इलाके में विंड टरबाइंस लगा करके, विंड टरबाइंस जैसे कि ऐसे होते हैं, ऐसे विंड टरबाइंस लगा करके रोटेट करेगा तो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, तो इससे जो एनर्जी बनता है उसको हम लोग कहते हैं विंड एनर्जी, मतलब विंड एनर्जी, ठीक है। कहाँ पे है? तो तमिलनाडु और राजस्थान वाले एरिया में, ठीक है। तीसरा है हमारा बायोगैस एनर्जी, जैसे कि हम ह्यूमन वेस्ट, एनिमल वेस्ट से जो हम एनर्जी तैयार करते हैं, बनाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बायोगैस एनर्जी। जैसे कि हम काउ डंग, मतलब कि गोबर को हम क्या करते हैं? फर्टिलाइजर के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, उससे एनर्जी भी निकाल करके अगर हम यूज करेंगे तो क्या हुआ कि मतलब कि एनिमल वेस्ट के वो बेस्ट एग्जांपल्स है किसके? जिससे कि हम बायोगैस एनर्जी बनाते हैं, ठीक है। अगला हम देखें तो हमारा है टाइडल एनर्जी। क्या होता है? जैसे कि हमारे समुद्र में जो पानी फ्लो होता है, जो लहरें उठती है, वो ऊपर नीचे उठती है, तो जो वहां पे फ्लड गेट्स बना करके जो लहरें ऊपर उठती है, हाई एल्टीट्यूड पे जाती है, उनको कैप्चर किया जाता है, और जब हाई एल्टीट्यूड पे आती है तो फ्लड गेट्स में पानी कैप्चर हो जाता है और विंड टरबाइन रोटेट करता है। और जब लो लहरें होती है, जब थोड़ा डाउन लहरें जब डाउन होती है, तो वो टरबाइन जो फ्लड गेट्स है वो रिट्रीव करती है पानी को, और इसी की मदद से टरबाइन लगा होता है ऐसे, उसमें टरबाइन होता है ऐसे, वो रोटेट करता है, तो उससे भी एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अगला हमारा जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है कि जैसे कि अर्थ के अंदर, जो हमारे पृथ्वी के अंदर जो गर्मी प्रोड्यूस होता है ड्यू टू इंक्रीजिंग डेप्थ में जाएंगे तो हमारा अर्थ के अंदर जो गर्मी प्रोड्यूस होता है उसको वो अगर हमारा हॉट स्टीम के रूप से बाहर आता है, अगर गर्म होकर बाहर आता है, तो उस स्टीम को, उस भाप को हम कैप्चर करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। तो क्या कहते हैं? जियोथर्मल एनर्जी, स्टीम को हम एनर्जी प्रोड्यूस करते, एनर्जी बनाते हैं, तो उसको कहते हैं, उसका मदद से एनर्जी बनाते हैं, उसको हम कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। यही है आपका पूरा चैप्टर, खत्म हुआ आपका पूरा चैप्टर नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, जय हिंद।